जय हिंद प्यारे साथियों। आज बात करूंगा लूसेंट की उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि लूसेंट से कितने ज़्यादा सिलेक्शन निश्चित हो सकते हैं। और अगर कोई लूसेंट बिना पढ़े इसमें कोई भी भर्ती जो कि स्टेट लेवल या फिर खासकर यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, ये सब भर्तियों में सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करूँगा, जिसका मैं पार्ट 1 आज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं इतिहास के बारे में डिस्कस करूँगा। ऐसे ही सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा। आप अगर लगातार मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि। और अगर अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं डेली इस तरह की वीडियो लेके आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तो ये बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जनसंख्या जो कि प्रमुख नस्लों के लोगों के आधार पर जो कि हुआ है के मिश्रण से, वो कुल 5 प्रकार की हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, उसके बाद है पैलियो मेडिटेरेनियन, उसके बाद काकेशाइड और निग्रोइड और मंगोलाइड। ये 5 प्रकार की नस्लों से मिलकर भारत की जनसंख्या का विकास हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं, ये मैंने किताब से ही डायरेक्ट कटिंग करी हुई है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में जो बांटने का श्रेय जाता है वो क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। इन्होंने ही 3 प्रकार की इतिहास यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक जो इतिहास है उसको इन्होंने ही क्रिस्टोफ सेलेरियरस। तो इन वैज्ञानिक का भी नाम कई बार प्रश्नों परीक्षा में आ जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। अब उसके बाद देखते हैं कि जो ये पुराण हैं, पुराण कितने हैं, टोटल 3 पुराणों की जानकारी जो है, ये विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। ये संबंधित वंश के बारे में पूछ लेता है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से है। उसके बाद दूसरा है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन के, और वायु पुराण जो है वो आपका गुप्त वंश से संबंधित है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें देखें तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि ऊपर की आप डेफिनेशन की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आप ये बात मान लीजिए। और 4 प्रकार के वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त हैं। उसके बाद ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जैसे अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। उसके बाद धर्मसूत्र 4 प्रकार की जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा वेशाधिकारों में सब स्पष्ट विभेद करता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब आपके ऋग्वेद में ही पाई जाएंगी। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो सतपथ ब्राह्मण है उनका स्थान है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या है। अब उसके बाद आइए बात करेंगे कि सबसे प्राचीन तो वेद जो है आपका ऋग्वेद है। उसके बाद फिर अगर बात करें तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के बारे में अगर थोड़ी सी आपको मैं देना चाहूँ इन्फॉर्मेशन, तो ये एक ऐसा वेद था जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों थे। उसके बाद इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। ये सारी चीज़ें थी। सामवेद आप जानते ही हैं। सामवेद के बारे में अगर बात करें तो सामवेद वैसे तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि संगीत से संबंधित है। इसमें भारतीय संगीतों का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। उसके बाद इसमें साम का शाब्दिक अर्थ ही गान है। इसके वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। सामवेद का संबंध यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब उसके बाद बात करते हैं, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। उसके बाद भारतीय इतिहास, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। उसके बाद इनकी संख्या 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और उसके अलावा कोई भी जो और भी पुराण हैं उनमें ये सब चीज़ें मतलब कि वंशावलियों के बारे में नहीं पता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं हम कि सबसे पहले भारत संबंध बर्मा, स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा से स्थापित हुए। भारत के संबंध जो थे वो इन देशों से ज़्यादा, मतलब शुरू में इन्हीं से संबंध स्थापित हुआ था। अब उसके बाद आप देखें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। इन अभिलेखों के बारे में सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये जानना होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख ये किस शासक के
टाइम का था तो कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त के टाइम का प्रयाग स्तंभ लेख। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप अभिलेख के बारे में। उसके बाद अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इपिग्राफ कहलाता है। आप इसको ध्यान दें, इपिग्राफ जो है वो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। तो ये सब प्रश्न बन जाते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आप देखें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। अब उसके बाद उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है। ये जो संख्याएं हैं ये भी आपको याद रखने योग्य चीज़ें हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है, सब जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांग दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ये चीज़, ये क्वेश्चन, ये सब कुछ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। अब उसके बाद देखते हैं बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो आप ये जो 16 जनपद थे इसमें 9 हैं, और जो कि कौन कौन से हैं ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो ये आप देखें कुछ ये हैं जो टोटल 16 आपको पता चल गया। तो 16 महाजनपदों का जिक्र आया है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म के बारे में प्रश्न बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, फिर उसके बाद प्रथम तीर्थंकर। तो जैन धर्म के संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो कि काशी में काशी के थे, और ये अशोकसेन, राजा अशोकसेन के पुत्र थे। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महावीर स्वामी जो थे इनके, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने गए। फिर उसके बाद महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, क्योंकि इनकी पुत्री का भी बहुत ज़्यादा जिक्र आता है इसलिए इसका भी जिक्र हुआ है। तो ये रहे, आप देख सकते हैं इसमें जो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। जैसे ऋषभदेव के का प्रतीक चिन्ह सांड था, और इनका नाम एवं क्रम ये सब करके लिखा हुआ है। उसके बाद तो ये रही दोस्तों आपकी आज की जो इतिहास से संबंधित जितनी जानकारियाँ थी वो मैं आपको लेके आया हूँ, और जो इम्पोर्टेंट थी आज के लिए। और इसके अलावा जो और रहेंगी वो मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा सारे ही। अभी मैंने धार्मिक तौर पर जैसे कि जितने धर्म हैं उसका जिक्र कर लूँगा, उसके बाद फिर और इसी प्रकार से मैं सारी चीज़ों को लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और डेली बेसिस पे वीडियो आप लोगों के लिए लेते के आता रहूँगा। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मैं डेली ही आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।